ओके, लेट अस स्टार्ट। तो आज का ये 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 साउंड का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, और बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग। पेज नंबर 144 पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 44 पर लेफ्ट हैंड साइड का जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर उसने पहचान बताया कि दो ऐसे पार्टिकल्स, सपोज करो ये वेव है और ये ऐसा कुछ है। गर्ल्स आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है, ये दोनों भी, ये देखो, ये दोनों है ना सेम साइज के रहेंगे। हाँ, मतलब हाइट के हिसाब से इनका एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा और ये क्या बोलते हैं ना, मतलब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ये ए है सपोज और ये है बी। ठीक है, तो ये दोनों भी सेम फेज के हैं, सेम फेज में है। ठीक है, सेम फेज, तो सेम फेज में है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है या कुछ आप लोगों को पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहला, दो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं या ऑसिलेट हो रहे हैं इन द वेव, उन लोगों के कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, इन लोगों के बीच में का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा क्या? लैम्डा। बोलो सही करें। मैंने आप लोगों को बोला हो कि एक क्रिस्ट पूरा और एक ट्रफ तो भी वेवलेंथ होता है, नहीं तो एक क्रिस्ट का टॉप और दूसरे क्रिस्ट सक्सेसिव दूसरे क्रिस्ट का टॉप, उसका डिस्टेंस भी क्या होता है? लैम्डा होता है। वैसा ही ट्रफ का भी ले लो तो भी, अगर मैं यहाँ के दो पार्टिकल पकड़ूँ तो भी वही आता है कि इन लोग के बीच में का जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा। बोलो समझा? ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा, इन लोगों के बीच में का फेज एंगल, देखो हाँ क्या बोला गया है, फेज एंगल। दोनों के बीच में का फेज एंगल कितना रहेगा? 360 का कितना रहता है? कितना रहता है? तो इन दोनों के बीच का फेज एंगल रहेगा या फेज डिफरेंस रहेगा, क्या रहेगा? 2 पाई। अगर हम लोग डिस्टेंस के हिसाब से बात करें तो रहेगा लैम्डा। अगर हम लोग फेज एंगल के हिसाब से बात करें, एंगल मतलब समझा, वो जो हम लोग सर्कल के हिसाब से जब गिनते हैं तो इन लोग का डिफरेंस कितना रहेगा? उन लोग का डिफरेंस रहेगा 2 पाई। इन लोग का क्या रहेगा डिफरेंस? 2 पाई। और तीसरा जो कि पिछले पेज पे दिया है, कल मैं बताना भूल गया था, वो क्या है कि इसके और इसके बीच में वेव को जब हम लोग काउंट करेंगे, यानी वेव नंबर को जब हम लोग काउंट करेंगे तो ऐसा बोला गया है, सपोज करो एन का जो ए जो है, सपोज करो क्या है ये? एन नंबर ऑफ वेव है, मतलब समझा 5वां या 6ठा होगा, तो अगला क्या रहेगा? अगला रहेगा n+1 बस। यानी क्या? अगले वाले का सक्सेसिव का वेव एक नंबर बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं समझ रहा होगा तो सपोज करो ये फर्स्ट वेव है तो बी पे क्या आएगा? सेकेंड वेव, तो 1+1 हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये 5वां वेव है, मतलब 5वां क्रिस्ट है, तो अगले वाले का क्या रहेगा? 5+1 6th वाला रहेगा। अब समझा? तो प्लीज़ ये याद रखो, वेव नंबर विल इंक्रीज बाय n+1। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको कम से कम याद रखनी है कि लोगों के बीच में वो सक्सेसिव क्रिस्ट या सक्सेसिव ट्रफ के बीच में। समझ रहा है? तो ये 3 कम से कम प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। सबसे पहला क्या है कि दोनों जो भी पार्टिकल सेम फेज में है, क्या है? सेम फेज वाले पार्टिकल की 3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो पार्टिकल अगर सेम फेज में है तो दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या रहेगा? लैम्डा, चाहे वो क्रिस्ट वाला हो चाहे वो ट्रफ वाला हो। ठीक है, उसके बाद दोनों का फेज एंगल कितना रहेगा? पूरा 360 बन रहा है, 360 बोले तो रेडियन फॉर्म में 2 पाई लिखते हैं तो वो 2 पाई रहेगा। और तीसरा, ये दोनों के वेव को अगर हम लोग गिनती करेंगे, ये वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, ऐसा अगर गिनती करेंगे तो याद रखो ये जो सेम फेज वाले रहते हैं, कौन से? सक्सेसिव सेम फेज वाले। सक्सेसिव सेम फेज वाले अगर रहेंगे तो इन लोगों का नंबर +1 में बढ़ जाएगा। तो n इज अ नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये अगर पहले वाले का नंबर है तो उसमें एक और ऐड कर दो, उतना नंबर का क्या रहेगा? वेव नंबर रहेगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ऊपर लिख लो, किसके लिए? फॉर सेम फेज पार्टिकल्स, फॉर सेम फेज पार्टिकल्स, सक्सेसिव सेम फेज पार्टिकल लिखो, सक्सेसिव सेम फेज पार्टिकल्स।
समझ में आया? यानी वो पार्टिकल जो सक्सेसिव है, एक के बाद एक है लेकिन सेम फेज फॉलो कर रहे हैं, उसको बोला जाएगा। बोलो समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? ठीक है। अब इसके बाद पेज नंबर 144 लेफ्ट हैंड साइड जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब इसके दो कैरेक्टर है, हो सकता है 2 मार्क्स के लिए आए, इसके लिए उसको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्टार्ट करूं? चलो स्टार्ट। बहुत इजी है, पहला वाला यानी ये दोनों बहुत इजी है। ठीक है, हटा दूं? अब इधर ध्यान से सुनिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं? ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव का दूसरा नाम क्या है? सर आप बताएंगे व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, आप बताएंगे प्रोग्रेसिव वेव का दूसरा नाम क्या है? इजी आपको बोलो, बोलो सर बोलो। प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या? हाँ, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहेगी। कब तक? कब तक? हाँ बोलो सर। हाँ, या फिर यानी एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स लगा के उसको रोकना ले, और उसने खुद दूसरा आंसर भी दे दिया, ट्रैवलिंग वेव्स भी बोलते हैं उसको। याद रखो, प्रोग्रेसिव वेव को ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं। यानी ऐसी वेव जो कंटिन्यूअसली जा रही है, जैसे पानी में पत्थर मारे तो पानी के अंदर जो वेव्स क्रिएट हुए उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्यों? डिपेंड करता है कितने जोर का या कितना बड़ा पत्थर गया है, उस हिसाब से वेव्स कंटिन्यूअसली जाती रहेगी। नो डाउट हर वेव कभी ना कभी ख़त्म होगी ज़रूर, समझ में आया? लेकिन उसको कंटिन्यूअसली बोला है क्योंकि जैसे जैसा मीडियम मिलते जाएगा वैसा वैसा वो जाती रहेगी। समझ में आया? तो उसके लिए कंटिन्यूअस बोला गया है। ठीक है, तो उसके 2 कैरेक्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो कैसा याद रखने का? PAF, पफ। पफ मतलब क्या? मतलब उस यानी कि ये जो प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव क्रिएट करने वाले जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे क्या बोला गया है? वाइब्रेट करेंगे विथ सेम पीरियड, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम क्या ये फ्रीक्वेंसी। विथ सेम पीरियड, विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। स्मॉल एन। अभी तू बोल, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोल रिलेटेड टू पीरियड। फॉर्मूला बोला, डायलॉग नहीं सर बोलो। 1/T। पीरियड का क्या है? T। एम्पलीट्यूड का क्या है? भैया मैं बोलूँगा बहुत हार्ड है। ए समझ में आया? कैरेक्टर क्या है? पफ। पहला कैरेक्टर क्या है? सेम पफ। सेम पफ यानी क्या? यानी कि प्रोग्रेसिव वेव के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो सेम पीरियड वाले रहेंगे, यानी सबका टाइमिंग सेम रहेगा, सबका एम्पलीट्यूड एक जैसा ही रहेगा और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए। लेकिन दूसरा पॉइंट बोलता है कि स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। देखो बताता हूँ, प्रूव करता हूँ। पार्टिकल टू पार्टिकल फेज जो है चेंज होगा। कैसे? देखो सपोज करो ये ए है, ठीक है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर सपोज करो और कुछ है कि हाँ ए और बी है ना, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, ठीक है, यहाँ पर ई है। देखो पार्टिकल टू पार्टिकल सबका फेज अलग है। कैसा अलग है? देखो ये ओरिजिन से स्टार्ट होकर एम्पलीट्यूड के तरफ जा रहा, एम्पलीट्यूड हाईएस्ट तक पहुंच गया, सी वाला एम्पलीट्यूड से जस्ट नीचे आ रहा है, डी वाला इक्विलिब्रियम तक पहुंच रहा है। कुछ समझ में आया? तो सबका क्या हो जा रहा है? फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। हर पार्टिकल अपनी अपनी अलग कंडीशन या अलग पोजीशन में है। जैसे तुम लोग सब अपने आप को पार्टिकल समझो, सब लोग बैठे हैं एमएसटी में, मतलब क्या? सब लोग एक ही वेव के पार्टिकल्स हो, आप सब लोग एक ही ट्यूशन के स्टूडेंट हो, लेकिन हर एक की पोजीशन अलग अलग है। समझ में आया?
कोई एकदम आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, कोई सोफे पे बैठा है, कोई ज़मीन पे बैठा है, और हर एक का ऑर्डर अलग है, इसके बाजू में ये, उसके बाजू में वो। अरे समझा कि नहीं? बस यही है। तो याद रखो, फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। तो 2 प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, और अगर कल ऐसी मुंह उठाकर आ गए, समझ जाना, फिर मैं मारूंगा, मैं पहला बोल रहा हूँ, समझ जाना। समझ में आ गया? हाँ, एग्जाम में बहाना करके एब्सेंट नहीं रहना। समझ में आए? नहीं आ रही है? पहले बोल दिए। अरे प्लीज़ फिजिक्स के एब्सेंट मत रहो, फिजिक्स बहुत टफ होता है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव 2 है। पहला क्या है? सेम पफ। पहला क्या है? सेम पफ, यानी कि सेम पीरियड यानी कि कैपिटल टी, सेम एम्पलीट्यूड यानी कि कैपिटल ए, सेम फ्रीक्वेंसी यानी स्मॉल एन। समझ में आया? और दूसरा क्या है कि क्या सेम नहीं रहेगा? उन लोगों का फेज सेम नहीं रहेगा। मतलब कि हर पार्टिकल अलग अलग मतलब तरीके से चल रहा है या वाइब्रेट हो रहा है। समझ में आया? समझ में आ गया? चलो, ये हो गया। अब एक एग्जाम्पल करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल है या न्यूमेरिकल है, पहले वो कर लेंगे। 8.1, ठीक है? तो ये सॉल्व न्यूमेरिकल है, ये आप लोग भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, इतना इजी है, ठीक है? एक्सरसाइज 8.1 विच इज बीन गिवन ऑन पेज नंबर 144 आवाज, ठीक है? अभी देखो, सबसे पहला स्टाइल क्या है लिखने की? सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, ठीक है? गिवन लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है टू फाइंड, आपको फाइंड करना क्या है। उसके बाद आपको अप्लाइड फॉर्मूला, तो आपको चौथा जो रहेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूले के बाद आपको लिखना है सॉल्यूशन। ये पैटर्न फॉलो करना है फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है? यही पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ के गिवन क्या क्या आपको समझ में आ रहा है वो लिख दो अलॉन्ग विद द सिंबल। अगर फ्रीक्वेंसी बोला है तो स्मॉल एन इज इक्वल टू जो भी दिया है, अगर लैम्डा की वैल्यू है यानी कि वेवलेंथ बोला है तो लैम्डा डाल के इज इक्वल टू जो भी दिया है मीटर में, वगैरह वगैरह। समझ में आया? फिर गौर से देखो कि आपको ढूंढना क्या है, फिर वो लिखना है। फिर उसके बाद लगभग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये दोनों को मर्ज करके वो आपको लिखना है। उसके बाद आप सोल्यूशन शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ 8.1, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है? अब स्पीड बोला तो एस नहीं, क्या लिखेंगे? वी। मैंने आपको बोला था कि हम लोग भले ही वेलोसिटी को स्पीड से थोड़ा अलग मानते हैं फिजिक्स में, लेकिन नॉर्मली उसको जनरली वी ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, अच्छा चलो वो सॉल्व करके भी बताया वैसे उसने। तो देखो क्या बोल रहा है, अभी देखो यहाँ पर आपके इसमें एयर लिखा है, मैं खाली ए लिख रहा हूँ। तो एयर के अंदर उसकी स्पीड क्या है साउंड की? 330 है ना, 330 मीटर पर सेकेंड, ये पहला गिवन है। और दूसरा क्या है? ग्लास में, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ग्लास इज इक्वल टू क्या है? 4500 मीटर पर सेकेंड, इतना हो गया। उसके बाद ये क्या बोला? व्हाट इज अ रेशियो ऑफ वेवलेंथ। अब देखो रेशियो ऑफ वेवलेंथ बोला है, मतलब क्या? यानी कि लैम्डा। लैम्डा का हमको रेशियो निकालना है ए वर्सेस जी का, ए वर्सेस जी का, ये हम लोगों को फाइंड करना है। समझ में आया? तो ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है? और आगे क्या लिखा है? ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी इन अ मीडियम, ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी। अभी गिवन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? यानी उसने फ्रीक्वेंसी को कॉमन रखा है। फ्रीक्वेंसी को मतलब क्या रखा है? कॉमन रखा है। दैट मीन्स एन इज इक्वल टू एन ही रहेगा, एन ए एन जी ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो अभी यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, बोलो जल्दी से। v इज इक्वल टू, ठीक है, एन लैम्डा, यही लेते हैं हम लोग, यही लेंगे ना, जहाँ पर ये तीनों इन्वॉल्व है। गिवन में देख लेने का, ये सबको मिलाकर कौन सा फॉर्मूला मिल सकता है अपने को, ठीक है? अब इसमें से हमको क्या ढूंढना है? इसका रेशियो ढूंढना है, बराबर है? ये बोला कि ये कॉमन है। गिवन फॉर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? यानी कि जो कॉमन है वो, मतलब देयर इज नो चेंजेस। अभी अपने को ये लेना है। तो देखो सबसे पहले अभी हम लोग सोल्यूशन क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लेंगे वी ए इज इक्वल टू एन, और लैम्डा क्या है इसका? हाँ, वी ए इज इक्वल टू, और ये क्या है? ये लैम्डा ए, ऐसा, क्योंकि हम लोग को लैम्डा उसने अलग से निकालने बोला है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ज़रा देखो, वी ए अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा ए,
हमको ये बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये निकालना है, जो निकालना है उसको एक साइड में रख देने का, बाकी सबको ये साइड में ले लेने का, बराबर है क्या नहीं। उसी तरीके से दूसरा वाला देखो, ये क्या है, वी जी इज इक्वल टू एन लैम्डा जी। अब इसको तो वैसा ही कर लो, वी जी अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा जी। ये दो है। अब ये दोनों का रेशियो निकालने का है, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेप जो है मैं ग्रीन से करता हूँ, क्या हो जाएगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी इज इक्वल टू लैम्डा ए क्या है, वी ए अपॉन एन द होल अपॉन क्या ये, वी जी अपॉन एन, बराबर है। अब इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वी ए अपॉन एन इंटू एन अपॉन वी जी, बराबर है। क्योंकि ये आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कट हो रहा है क्योंकि कॉमन बोला है, तो इसका मतलब मेरे पास बचेगा क्या, वी ए अपॉन वी जी। देखो ये स्टेप आपकी बुक में नहीं मारा है, बचकाना स्टेप है लेकिन है, समझ में आया। तो क्या हो गया, वी ए अपॉन वी जी। अब वी ए की वैल्यू डालो और वी जी की वैल्यू डालो, कट करो, जो भी मिलेगा आपको, अगर कट हो रहा है तो वो आपको आंसर मिल जाएगा रेशियो में। बोलो समझा। लेट अस स्टार्ट विद शुगर, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन और 8.3, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद 8.3 ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव। अब ये पहली बात तो मैंने तुम लोगों को समझाया नहीं कि ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होते क्या है। सबसे पहले देखो वेव्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मीडियम रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, देयर आर टू टाइप्स। वन इज अ मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, और मैकेनिकल वेव्स के बाद होता है वन इज अ नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब क्या, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैकेनिकल मतलब दे रिक्वायर अ मीडियम, दे रिक्वायर व्हाट, मीडियम। और इसके अंदर होते हैं दो टाइप के वेव्स, एक होता है क्या, ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। इसका डिस्टिंग्विश चांसेस है कि आ सकता है, नीचे सारे पॉइंट डिस्टिंग्विश के ही दिया है, तो आप लोग को रटना है। मैं पहले समझा देता हूँ, फिर इसके बाद में आप लोग अपने हिसाब से याद कर लेना। लॉन्जिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स के बीच में फर्क क्या है, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। देखो पानी में जब मैं पहले ट्रांसफर समझा रहा हूँ, पानी में जब पत्थर मारे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कैसा है, ऐसा, बराबर है, ऐसा है ना, यानी ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। लेकिन मोशन ऑफ पार्टिकल कैसे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ध्यान से सुनो, ऐसा वेव जिसके अंदर पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर, या मोशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। समझ में आया? अगर ऐसा रहा उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। कुछ समझा? वेव कैसा प्रोपगेट हो रहा है, कैसा फैल रहा है, किस डायरेक्शन में फैल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फैल रहा है ऐसा, बराबर है, बराबर है क्या नहीं। पानी का डिस्टर्बेंस कैसा फैल रहा है, आप बोलेंगे सर्कुलर नहीं, मतलब ऐसा जा रहा है कि नहीं, ऐसा जा रहा है। लेकिन उसके वेव्स उसके पार्टिकल्स कैसा वो कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। समझा कि नहीं समझा? देखो ना, अगर मैं ऐसा वेव बना दूं यहाँ पर, ये हो गया अप, ये हो गया डाउन, ये हो गया अप, ये हो गया डाउन। अप और डाउन होते होते आगे जा रही है कि नहीं, लाइन आगे जा रही है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कैसा है, ऐसा, और पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है, ऐसा, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। तो अगर पार्टिकल्स का मोशन प्रोग्रेशन के साथ परपेंडिकुलर है, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। बोलो समझा? उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। इसके अंदर क्रिस्ट और ट्रफ अल्टरनेटली फॉर्म होते हैं, जबकि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स क्या है, साउंड वेव्स है। मैं बताता हूँ कैसा होता है।
ध्यान से सुनो, ये जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होते हैं इसके अंदर देखो, अभी मैं ऐसा बनाता हूँ, ध्यान से सुनो, इसके अंदर वेव्स बनते हैं मगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी ऐसा है, ठीक है, और पार्टिकल का मोशन भी ऐसा ही है। कुछ समझा? जैसा स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग ऐसा, उसको ऐसे दबाएंगे तो देखो कहीं पर ज़्यादा जमा हो जाते हैं, कहीं पर कम जमा होते हैं, कहीं पर ज़्यादा जमा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, रेरफेक्शन। कॉम्प्रेशन ये है कॉम्प्रेशन जहाँ पर ज़्यादा जमा हो गए, और रेरफेक्शन ये है जहाँ पर कम जमा हुए। समझ में आया? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स किसको बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडनल वेव्स उसको बोलेंगे जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है, इज पैरेलल टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। समझा? या ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स। समझा कि नहीं समझा? ये ऐसे ऐसे ही आगे जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आया? बस ये आपको याद रखना है। तो दो टाइप के वेव्स होते हैं मैकेनिकल वेव्स में, दो टाइप के वेव्स होते हैं। वो क्या है? ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स में 90 डिग्री बनेगा, नीचे वाली लाइन क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स है, और वर्टिकल वाली लाइन क्या है? इट इज़ अ क्या बोलते हैं, इट इज़ क्या बोलते हैं ना, वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, या डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो गए और वेव जाएगी ऐसे ऐसे, तो दोनों के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है तो ट्रांसवर्स वेव्स 90 डिग्री, ऐसा याद रखो, टी को उल्टा कर दो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये याद रखो। अरे मान लॉन्जिट्यूडनल वेव बन रहा है, सॉरी तो फिर याद रखो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में क्या हो जाता है कि पार्टिकल्स, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स जो है उसी को पैरेलल होते हुए उसके पार्टिकल्स जाएंगे। समझा? मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव विल बी पैरेलल टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स। समझ में आया? बस ये दोनों को मिलाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। इन लोग की डेफिनेशन पहले पैराग्राफ में दिया है, पेज नंबर 144, राइट हैंड साइड पहले पैराग्राफ में दिया है ट्रांसवर्स वेव्स का, और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का पेज नंबर 145 लेफ्ट हैंड साइड पहला पैराग्राफ, पेज नंबर 45 लेफ्ट हैंड साइड पहला पैराग्राफ, वो है लॉन्जिट्यूडनल। मैं लॉन्जिट्यूडनल का एक बार पढ़ लेता हूँ। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल वर्ड बहुत ज़रूरी है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। रिजा टेक्स्ट बुक का है सर आपकी? दो एक में पढ़ता, दो कैसे लिया तू? अच्छा पेज नहीं है, रुकमा उसमें भी गफले है, ठीक है चलो। इतना वहाँ थूक रहे तुम? अच्छा चलो इतना समझ गया। अरे यार कपड़े उड़ रहे हैं, इतना समझा आपको? ठीक है, अभी इनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद बर्खास्त, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये ले देके इतना अच्छा पढ़ा रहा, ध्यान से सुनो। ये जो 8 पॉइंट्स है, अगर आपने ट्रांसवर्स के 8 पॉइंट्स पढ़ लिए, समझ जाना आपने लॉन्जिट्यूडनल के भी पढ़ लिए। जो इसका पढ़े उसका अपोजिट ये है, जो इसका पढ़े उसका अपोजिट ये है, या जो इसका पढ़े उसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है। समझ में आया? पहला पॉइंट फटफट हो जाएगा, फटफट हो जाएगा। देखो मैं नीचे बैठ के पढ़ रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे सर गया ना, ठीक है। ज़्यादा ध्यान से सुनिए कि कैरेक्टर्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। पहला पॉइंट पेज नंबर 144 राइट हैंड साइड, पहला पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इन द पाथ, यानी वो जो डेफिनेशन है वही लिखा है। समझ आया? सारे पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करेंगे? पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। समझ में आया? समझा कि नहीं? सलमान समझा आप लोगों को? सॉरी क्या नाम है? अरहम। अरे समझा कि नहीं समझा? पहला वाला क्या है? अबे पहला वाला क्या है? उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है कि सारे पार्टिकल ऑफ द मीडियम ये क्या करेंगे? ये वाइब्रेट करेंगे। कैसा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। खत्म। दूसरा पॉइंट देखो, व्हेन, अच्छा काम करते कंपैरिजन से पढ़ लेंगे क्या? तो एक साथ दोनों कवर हो जाएगा। अभी
राइट साइड में आ जाओ, पेज नंबर 144 पे, 145 पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। देखो इसमें क्या लिखा है, वही डेफिनेशन कि सारे पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट इन ट्रांसवर्स वेव्स, देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर अल्टरनेटली क्रिस्ट एंड ट्रफ बनेगा। अल्टरनेटली क्या बनेगा, क्रिस्ट एंड ट्रफ। और क्रिस्ट को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, मैं ये बहुत पहले बोल चुका हूँ, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्रिस्ट को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और ट्रफ को नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, समझा, ये पहले बोल चुका हूँ। अब यहाँ पर आ जाओ, लॉन्जिट्यूडनल वाला पेज नंबर 145, यहाँ पर आपको कॉम्प्रेशन एंड रेरफैक्शन, कॉम्प्रेशन एंड रेरफैक्शन अल्टरनेटली मिलेंगे। कॉम्प्रेशन मतलब क्या, जहाँ पर ज़्यादा जमा हो जा रहा है, और रेरफैक्शन मतलब क्या, जहाँ पर थोड़ा खुला खुला है। समझ में आया, साउंड वेव्स ऐसा ट्रैवल करती है इन द मीडियम, समझ में आया। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स वेव्स में तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक क्रिस्ट एंड एक ट्रफ मिलकर एक साइकिल बनाती है। अरे समझा कि नहीं, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ एक वेव बनाती है, बराबर है, तो उसको वो एक साइकिल बोल रहा है वो, ठीक है। और इन लोगों के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो क्या है, लैम्डा, वो क्या होता है, लैम्डा होता है। और इनफैक्ट ये भी बोल रहा है कि दो क्रिस्ट और दो ट्रफ के बीच में का डिस्टेंस भी लैम्डा होता है, ये आपको पता है, हम लोगों ने पहला पढ़ चुके, समझा कि नहीं। यानी वो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर ये ऐसा अगर जाएंगे तो भी क्या हो जा रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और इन लोग का डिस्टेंस क्या रहेगा, लैम्डा। लेकिन वो बोलता है सिर्फ यही नहीं भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी लैम्डा है, दो क्रिस्ट के टॉप मोस्ट का, और दो ट्रफ के जो है ये वाला, ये भी क्या है, ये भी लैम्डा है, ऐसा वो बोल रहा है तीसरे में। अभी इधर पे देख लो, लॉन्जिट्यूडनल का तीसरा पॉइंट देख लो कि यहाँ पर वन कॉम्प्रेशन एंड वन रेरफैक्शन आपका क्या बना रहा है, वन साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। वन कॉम्प्रेशन एंड वन रेरफैक्शन एक साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, और इन लोगों के बीच का भी डिस्टेंस जो है वो है लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ बोलते हैं उसको, और सिंबल क्या है, लैम्डा। चौथा अंडर ट्रांसवर्स वेव, चौथा वाला देखो, ये जो क्रिस्ट और ट्रफ है ये क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कैरी द एनर्जी, कि एनर्जी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए क्रिस्ट और ट्रफ जो है काम कर रहे हैं या मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या रहेगा, बोलो, कॉम्प्रेशन एंड रेरफैक्शन जो है वो एनर्जी को आगे लेके जाएगी। देखो चौथा वाला क्या है, अच्छा चौथे वाले में यहाँ पर थोड़ा सा अलग बोला है, चौथे वाले में ट्रांसवर्स वेव्स का 5वां और 8वां पॉइंट को मर्ज किया है। चौथे वाले में लॉन्जिट्यूडनल वाला जो है ना, उसका चौथे पॉइंट में देखो वो क्या बोल रहा है कि प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, द मीडियम शुड बी इलास्टिक ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वो इलास्टिसिटी पजेस करना चाहिए। ये जो वेव्स है, ये वेव जो है ना लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, ये जो मीडियम से गुजरेगा वो इलास्टिक इन नेचर होना चाहिए, ये हम लोगों ने कल भी पढ़े थे, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये सॉलिड से, लिक्विड से और गैशियस से गुजर सकता है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स याद रखो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस से गुजर सकता है, समझ में आया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस से गुजर सकता है, लेकिन वैक्यूम से गुजर नहीं सकता। लॉन्जिट्यूडनल वेव के चौथे में 2 पॉइंट लिखा है, 2 पॉइंट लिखा है। पहला क्या लिखा है, ध्यान है ना, चौथा वाला ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या बोला है उसने, क्या बोला है, सबसे पहला कि वो इलास्टिक होना चाहिए, दूसरा क्या है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैशियस से गुजर सकता है एक्सेप्ट वैक्यूम। अब यहाँ पर 5वां ट्रांसवर्स में 5वां देखो क्या बोल रहा है कि 5वां वाला ये बोल रहा है कि ये सॉलिड से गुजर सकता है लेकिन लिक्विड के सरफेस पे गुजर सकता है, जैसे कि पानी का सरफेस। पानी के अंदर वेव्स नहीं आएगी, पानी के अंदर वो ऐसी ऊपर नीचे वाली वेव्स नहीं आएगी, समझ में आया, वहाँ प्रेशर क्रिएट होगा कॉम्प्रेशन और रेरफैक्शन का, पानी के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा कॉम्प्रेशन और रेरफैक्शन का, लेकिन वेव्स अंदर नहीं आएंगी, अंदर बाजू की लेयर में नहीं आएगी। तो देखो यहाँ क्या बोला है कि सिर्फ सॉलिड में ही
ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर सकता है, और अगर लिक्विड में ट्रैवल करना है तो सिर्फ सरफेस पे करेगा, अंदर से नहीं, यानी कि गैशियस में भी नहीं करेगा और लिक्विड में अंदर बाजू नहीं करेगा। कौन? ट्रांसवर्स वेव्स। बोलो समझा? इसका पांचवा देख लेते हैं। इसके अंदर देखो ये क्या बोल रहा है, पांचवा जो ट्रांसवर्स वेव का चौथा बन गया, ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में पांचवा वाला क्या बोल रहा है, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर करता है, जो इसमें चौथा वाला दिया था वो अभी इधर पे दिया है। तुम लोग को समझा? ट्रांसवर्स वेव में कौन एनर्जी को ट्रांसफर करता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ। यहाँ पर कौन? कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन, वो यहाँ पर दिया हुआ है। अभी छठा अंडर ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव क्या बोलता है कि देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी। जब कभी भी वेव्स बनती है और आगे आगे ट्रांसफ़र होती है तो प्रेशर एंड डेंसिटी में देयर इज़ नो चेंज, लेकिन देयर इज़ अ चेंज इन द शेप ऑफ द पार्टिकल। मतलब जिस मीडियम से वो जा रहा है उस मीडियम का थोड़ी देर के लिए शेप चेंज होता है, बाद में नॉर्मल हो जाता है। अरे कुछ समझा कि नहीं समझा? पानी में वेव्स क्रिएट हुई, पानी का शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, चेंज हुआ। कैसा? टेम्पररीली, बाद में वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी की डेंसिटी बढ़ी गई, क्या? पानी में पत्थर मारे तो पानी के डेंसिटी बोले तो क्या? गर्दी, 10th में पढ़े थे गर्दी। तो क्या पानी के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए पत्थर मारने से? नहीं बढ़े, नहीं बढ़े। तो ना डेंसिटी बढ़ी ना ही तो प्रेशर बढ़ा। प्रेशर अंदर बढ़ेगा, अंदर बढ़ेगा, यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे जाएगा। समझ में आया? ये लिखा है किसमें? पांचवे में, ठीक है, सॉरी छठे में लिखा है, छठे में। इधर का छठा पढ़ लेंगे, लॉन्जिट्यूडनल का छठा पढ़ेंगे। व्हेन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स एडवांस फ्रॉम मीडियम देयर इज अ पीरियोडिक वेरिएशंस इन पीरियड एंड डेंसिटी। देखो यार इंग्लिश में बुक लिखा है, अभी मैं क्या करूँ ऐसा होता है, ठीक है, बहुत इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। समझ में आ गया तुम लोगों को? यानी इसके अंदर चेंज हो रहा है, इसके अंदर प्रेशर और डेंसिटी की चेंजेस हो रही है। समझ में आया? बस हो रहा है। एंड डेंसिटी अलोंग द पाथ ऑफ, हो गया। तो प्रेशर और डेंसिटी का चेंजेस हो रहा है किसमें? लॉन्जिट्यूडनल वेव में। 7th पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स क्या बोल रहा है ये? पहले 8वां पॉइंट पढ़ लेते हैं, 8वां पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि 8वां पॉइंट इज नॉट कॉमन। 8वां पॉइंट बोल रहा है फॉर ट्रांसवर्स वेव्स, 8वां पॉइंट बोल रहा है मीडियम कन्वेइंग अ ट्रांसवर्स वेव मस्ट पजेस इलास्टिसिटी ऑफ शेप। मतलब क्या? वो जो उसमें पहला बोला था 5वें पे या चौथे पे, वो यहाँ बोल रहा है इसमें भी इलास्टिसिटी होना ज़रूरी है, ऐसा बोला है। अब 7वां वाला देखो, ये ज़रा सा आपको मैं बताता हूँ। देखो पोलराइज्ड बोला गया है, बोला गया है ना। देखो क्या बोल रहा है, इफ वाइब्रेशंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स अलोंग द पाथ ऑफ अ वेव आर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब क्या? फोर्स्ड are forced to be a single plane, then the wave is called as a polarized wave. Transverse wave can be polarized। मतलब एकदम सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है। अगर इसको बताने जाओ तो क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे सपोज करो ये लाइट जो आ रही है ये सब ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है। अब मैंने क्या किया, सबको एक पाथ पे मुझे अगर लेकर जाना है तो मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आ गया। मैग्नीफाइंग ग्लास ने क्या किया, ये 8 थी मगर ये मिलकर क्या हो रही है, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है, कागज़ जल रहा है। तो इन लोगों को क्या किया मैंने, इन लोगों का डायरेक्शन चेंज किया। डायरेक्शन मतलब क्या, हम लोग नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्शन के लिए बोलते हैं, तो वैसा पोलराइज्ड वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया है। तो मैंने क्या किया, इन लोग के डायरेक्शन को चेंज कर दिया और सबको एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करवाया, तो उसको बोला गया है पोलराइजेशन। तुम लोग को समझा? देखो लाइट ऐसी जा रही है, हम लोग को इतनी गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन अगर मैं आपकी बॉडी पर वही लाइट मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर पुट करूं तो ज़्यादा गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी पे जब ये लाइट पड़ रही है, हर एक लाइट अलग अलग पड़ रही है, 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री सपोज। लेकिन अगर ये चारों को मैं मिला दूँ तो 40 डिग्री एक जगह पर पड़ेगा, तो आपको क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट लगेगी, तो जलने लगेगा, इसीलिए तो कागज़ जलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसा ही पोलराइज मतलब क्या, सारे वेव्स को कॉन्सेंट्रेट करना एक जगह पर। समझ में आया? सबका पाथ एक जैसा बनाना। देखो वापस से पढ़ लो मंगता तो, इफ वाइब्रेशंस ऑफ ऑल पार्टिकल्स अलोंग द पाथ ऑफ अ वेव आर
कॉन्स्ट्रिक्टेड या फिर फोर्स टू बी इन अ सिंगल प्लेन, देन द वेव इज कॉल्ड पोलराइज्ड वेव। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, वो कभी पोलराइज्ड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यहाँ रुकता हूँ। पेज नंबर 145, 8.4 हम लोग कल पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव्स। अब यहाँ से थोड़ा सा टफनेस शुरू हो जाएगा। टफनेस मतलब क्या, यहाँ पर से थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं ना फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, प्लस मैथमेटिक्स, तो ज़रा एब्सेंट नहीं रहना। ठीक है, विद दिस आई एंड अप विथ माई टुडेज लेक्चर। थैंक यू।